खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। आज दिसंबर की 20 तारीख है और जुम्मतुल मुबारक का दिन है। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। सुबह सुबह आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं तो ज़रूर आपको अपडेट करेंगे हालात वाक़ात से। दुनिया भर के हालात वाक़ात न सिर्फ आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे बल्कि जम्मू कश्मीर से लेकर दीगर मामलात पर हमारी गहरी नज़र रहती है और आपको पल पल का अपडेट करते हैं। आप हमारे साथ जहाँ टीवी पर ज्वाइन करते हैं तो आप हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी आप ऑफिशियली ज्वाइन कर चुके हैं और वहाँ पर भी आप पल पल हमारे साथ रहते हैं। पूरे 24/7 हम आपको अपडेट करते हैं और आज भी यह सिलसिला वहां पर जारी रहेगा। आज कोशिश करेंगे कि आखिरी 10 से 12 मिनट आपके साथ हम बिता पाएं। फोन लाइन्स चारों नंबर आपके पास खुलेंगे। 9:50 का वक्त होगा जब आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी और उम्मीद करेंगे कि आज जब आप मामलात अपने रखें तो वो हुकूमती इदारों तक जाए और किसी न किसी तरीके से इन मसलों का हल निकाला जा सके। तो फिलहाल तय फॉर्मेट होता है। सबसे पहले हिस्ट्री की किताब को खंगालते हैं। 20 तारीख दिसंबर में क्या कुछ आज तक हो चुका है, अहम तरीन वाक़ात आपके सामने रखेंगे मेरे साथी आसिफ रशीद, जिसके फौरन बाद खबरों का पिटारा खुलेगा। और आज मौसम की मिजाज की खबर पहले बताएंगे आपको क्योंकि सर्दी ने शिद्दत इख्तियार कर ली है और चिले कलान का काउंटडाउन भी शुरू हो रहा है। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ द डे, उसके बाद खबरों पर। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया और बहुत बहुत स्वागत उन तमाम लोगों का जो मुख्तलिफ हिस्सों से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, न सिर्फ टेलीविजन स्क्रीन पर बल्कि अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी आप हमारे साथ रहेंगे। खबरों, तज्जियों और तबसरों से आप इस प्रोग्राम में गुजरेंगे। तो शुरुआत हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ। प्रोग्राम फॉर्मेट के मुताबिक हम आगे बढ़ेंगे और पहले पड़ाव पर हिस्ट्री ऑफ द डे में ये बताने की कोशिश करेंगे कि कई ऐसे वाक़यात जो आलमी तारीख या हिस्ट्री में सरफ़हरिस्त हैं वो आपके सामने रखें। आज दिसंबर की 20वीं तारीख है। ग्रिगोरियन या अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक जर्मनी में एडोल्फ हिटलर की जेल से आज के दिन रिहाई हुई और कत्ल केस में जेल के अंदर जाना, फिर वापस आना, फिर एक बड़ी जंग यहूदियों के खिलाफ छेड़ना, ये सारा सिलसिला उनकी पूरी जिंदगी में चलता रहा और इसी उतार चढ़ाव के बीच और कभी जेल में, कभी बाहर, कभी लोगों को जेल भेजना, वो अपनी जिंदगी खत्म कर गए। 1951 में ओमान और बरतानिया के दरमियान एक मुआहिदा हुआ जिसके बाद ओमान आज़ाद करार दिया गया और आज यौम आज़ादी पर सरकारी सतह पर तकरीबात ओमान के अंदर मनाई जा रही हैं। 1780 में आज के दिन जर्मनी की हुकाम ने दिया। 1988 में वोट डालने की उम्र को हिंदुस्तान के अंदर उस वक्त की हुकूमत ने 21 साल से कम करके 18 साल करने की एक बिल को मंजूरी दी। लोकसभा और राज्यसभा के अंदर यह बिल पास हुआ और 1988 से पहले 21 साल के जब तक आप नहीं हो जाते तब तक आपको वोट डालने का हक नहीं था। बाद में तब्दील करके इसको 18 बरस कर दिया गया और ये आज के दिन हुआ 1988 में। साल 1990 भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे पर एटमी हमला न करने पर इत्तफाक किया। एक मुआहिदा हुआ 1990 में कि दोनों काम करेंगे, इस सिमत में आगे बढ़ेंगे, लेकिन एक दूसरे को निशाना न बनाया जाए इन जदीद तरीन और ख़तरनाक हथियारों से। इस बात पर भी इत्तफाक राय कायम की गई। 1971 में पाकिस्तान में मार्शल लॉ नाफिज किया गया। उस वक्त जब मार्शल लॉ नाफिज किया गया या लगा तो हुकूमत से मुकम्मल तौर पर जिम्मेदारी ली गई और ऐसे में ईस्ट और वेस्टर्न पाकिस्तान के अंदर हलाकतें भी काफ़ी ज़्यादा फ़ौज के हाथों हुई हैं। साल 1972 पाकिस्तान ने 18 साल और ज़ायद उम्र के तमाम शहरियों को शनाख्ती कार्ड जारी करना सरकारी तौर पर मुनासिब समझा और ऐलान भी बाज़ाब्ता तौर पर आज के दिन किया गया। 1972 दिसंबर 20 तारीख। तो इतिहास के पन्नों को पलटने पर पता चला कि अहम तरीन वाक़यात या बड़े कुछ इवेंट्स जो आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, एक एक करके खबरें आपके सामने रखेंगे और शुरुआत खबर मौसम की सबसे पहले, क्योंकि मुख्तलिफ इलाकों में ये रात भी सरतरीन रात गुजरी है और दूसरी जानिब कई एक हिस्सों के अंदर जहां तवक्को की जा रही है या इम्कान था कि शायद बारिशें होंगी दिसंबर के एंड में, ऐसा भी फिलहाल कोई इम्कान नजर नहीं आ रहा, लेकिन खुश्क मौसम और सरतरीन रातें, ये सिलसिला अभी भी जारी है।
चलिए जनाब, खबर का आगाज करते हैं और बात जरा मौसम के मिजाज से आपके पास खबर रखते हैं, क्योंकि आपको याद होगा साल आहिस्ता आहिस्ता करने अपने इख्तिताम पर है। चिलई कलान का काउंटडाउन शुरू हो गया है। इस बीच यख बस्ता हवाएं वादी भर के अंदर इस वक्त भी रवा दवा है। ताम एक तरफ से जहां शदीद सर्दी वादी कश्मीर के अंदर देखने को मिल रही है, वहीं पर रवा साल के दौरान सबसे कम बारिशें अभी तक रिकॉर्ड की गई है। और उनमें जहां एक तरफ से ये कहा जा रहा कि 78% से ज्यादा बारिशें कम रिकॉर्ड की गई है, यानी 78% डेफिसिट है बारिशों का अक्टूबर 2024 से दिसंबर 2020 तक का आंकड़े जब आप देखते हैं, फिगर जब आप खंगालते हैं तो पता लगता है कि जो बारिशें होनी चाहिए थी, जिस तरीके का मौसम का मिजाज बनना चाहिए था और जो नमी होनी चाहिए थी वो लगातार कम हो रही है। 78% डेफिसिट हो गया है जी रेनफॉल का। यह आदाद शुमार सरकारी तौर पर दिए गए और उनमें सबसे वर्स्ट हिट एरिया जो है वो जिला शोपिया है, यानी पहाड़ी जिला शोपिया में सबसे कम बारिशें हुई है और ये डेफिसिट जो है 96% है। अब आप समझ सकते हैं जब 96% कमी होगी तो जो जेर जमीन पानी की सतह है वो भी नीचे चली जाएगी, नदी नालों में पानी कम होगा और सूरत हाल ये होगी कि पीने के पानी की एक तरफ से किल्लत होगी, बिजली की किल्लत ऑलरेडी है, लेकिन खड़ी फसलों और मेवा बागात को भी इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, क्योंकि 96% की किल्लत होना बहुत बड़ा मसला इस वक्त देखने को मिल रहा है। खुश्क मौसम है, लगातार सर्दी है, बारिशों का कहीं नामो निशान नहीं, बर्फबारी कहीं हो नहीं रही है। जिस बीच अब खबर यह है कि मरकजी और रियासती महकमे मौसमियात की ये उम्मीद है कि आने वाले 31 तारीख से दिसंबर की 31 तारीख तक मौसम फिलहाल इसी तरीके का रह सकता है। बीच में हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी का इम्कान, वो भी मैदानी इलाकों, पहाड़ी इलाकों के अंदर है। मैदानी इलाकों के अंदर यकबस्ता हवाएं, ठंडी रातें और ठंडे दिन जो है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। जब हम बारिशों की बात करते हैं, जो डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया है जो 75% से ज्यादा है जम्मू कश्मीर के अंदर, यकूब अक्टूबर सन 2024 से दिसंबर 19 2024 तक सरकारी तौर पर यह कहा गया है कि 97.1 मिलीमीटर बारिशें कम रिकॉर्ड की गई है और यह माना जा रहा है कि यह सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। शोपियां जिले के अंदर 96% रिकॉर्ड किया गया कमी, और उसके बाद पुंछ जहां पर 95% बारिशें कम रिकॉर्ड की गई है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर और उससे प्रीवियस ईयर। फिर कुलगाम और बडगाम के अंदर 94% और 90% बिल तरतीब जो है वो रिकॉर्ड की गई है कमी बारिशों के अंदर। शहर श्रीनगर के अंदर 87% डेफिसिट रिकॉर्ड किया गया। फिर आप जम्मू की और जब आप चलेंगे तो सांबा वाहिद एक इलाका है जहां पर एबो नॉर्मल रेनफॉल जो है वो रिकॉर्ड किया गया। सिर्फ सांबा को छोड़कर जब आप रेस्ट ऑफ जम्मू के अंदर भी देखेंगे तो 45 से 55% का डेफिसिट जो है यहां पर भी आपको नजर आएगा। कुल मिलाकर जहां मौसम का मिजाज इस तरीके का बना हुआ, खुश्क साली है, बारिशें और बर्फबारी का इम्कान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है, वहीं पर रियासती महकमे मौसमियात का मानना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान यानी 21 दिसंबर और 22 दिसंबर के दौरान बालाई इलाकों के अंदर हल्की से दरमियाना दर्जे की बर्फबारी रिकॉर्ड की जा सकती है। ताहम दिसंबर 23, दिसंबर 24 को मौसम एक बार फिर थोड़ा सा बेहतर शहर के अंदर, लेकिन बालाई इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी का इम्कान लगाया जा रहा है। और 27-28 तारीख के बाद दोपहर शायद शहर के अंदर भी कुदरत मेहरबान हो और हल्की बर्फबारी हो सकती है, हो इस तरीके की उम्मीद जो है लगाई जाए। तो कुल मिलाकर मौसम ठंडा है। रात कैसे गुजरी है थोड़ी देर में आपके पास आएंगे तो आपको डिटेल वेदर अपडेट में आखिर पर जरूर बताएंगे, लेकिन झील के जो किनारे हैं वो मुंजमिद हो रहे हैं। नदी नाले मुख्तलिफ मकामात पर जो बह रहे थे उनमें पानी का बहाव कम हुआ, उसकी वजह से भी वो बहना बंद हुए हैं, वो मुंजमिद हो रहे हैं, जिसकी वजह से सूरत हाल ये है जो आपके टीवी चैनल्स पर है कि किस तरीके से झील के किनारे मुंजमिद है। क्योंकि एक और सरतरीन रात वादी कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर रिकॉर्ड की गई है और ये तस्वीरें खुद बयान कर रही है जो द्रंग और आसपास की है कि सूरत हाल किस तरीके की रात की गुजर चुकी है वादी कश्मीर के अंदर। डिटेल्स थोड़ी देर में जब आखिर पर आएंगे तो आपको वेदर अपडेट से पूरी तरह से अपडेट करते रहेंगे।
अब मौसम का मिजाज तो अपनी जगह है, लेकिन जरा बात इस मौसम के मिजाज के बीच सयाहत की भी करते हैं और टूरिज्म सेक्टर को दरपेश मसाइल और मामलात पर गुज़श्ता दिनों दिल्ली के अंदर भी एक मुबाहिसा हुआ है, जिसके बाद रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला का बड़ा बयान भी सामने आया है। हाई एंड टूरिस्टों को जम्मू कश्मीर लाने के लिए तैयारियां की जा रही है और मरकजी वजारत खारजा के साथ राब्ता किया जा रहा है। अब आप समझ रहे होंगे कि मरकजी वजारत खारजा के साथ जब राब्ता किया जा रहा है, मामला उठाया जा रहा है, तो ट्रैवल एडवाइजरी का मामला है। मुख्तलिफ मुल्कों की तरफ से जम्मू कश्मीर को लेकर मनफी ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर दी गई है, जिसकी वजह से हाई एंड टूरिस्ट जो एक जमाने में बहुत ज्यादा जम्मू कश्मीर आते थे, वो अब की बार बहुत कम आ रहे हैं। इसको देखते हुए इंटरनेशनल ट्रैवल एडवाइजरी जम्मू कश्मीर के चश्मे से जब देखा जाए तो इंतहाई अहम है। ये ट्रैवल एडवाइजरियां हटनी चाहिए। इस ज़िम्मन में दाखिला वजारत के साथ वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर राब्ता किया है और इतलात और खबरों के मुताबिक ये राब्ता तब किया गया जब वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला दिल्ली के अंदर मौजूद थे और दिल्ली में एक मुबाहिसे के दौरान उन्होंने इस बात का इजहार किया कि लगातार मरकजी वजारत के साथ राब्ते में है ताकि ट्रैवल एडवाइजरियां ख़त्म की जाए। एक तरफ से ट्रैवल एडवाइजरी को ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ से उड़ान स्कीम का फ़ायदा जम्मू कश्मीर के दूर दराज इलाकों तक भी मिले। इस ज़िम्मन में किश्तवाड़ ज़िले के अंदर एयर स्ट्रिप को बहुत जल्द पाए तकमील तक पहुंचाया जाएगा ताकि किश्तवाड़ इलाके की खूबसूरती को भी देखा जाए और किश्तवाड़ के अंदर भी फिजाई राब्ता जो है वो बहाल रह पाए। इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां जो है वो लगभग मुकम्मल कर दी गई है। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला का मानना है कि अगर कि सयाह हर साल ज्यादा तादाद में आते हैं, मुल्की सयाह जम्मू कश्मीर का रुख करते हैं, कुछ बैनुल-अक़वामी मुल्कों से भी बैनुल-अक़वामी सयाह भी रियासत का रुख करते हैं, लेकिन जो हाई एंड टूरिस्ट जिनका आना जम्मू कश्मीर की सयाहत के लिए और माइशत के लिए एक संगमील साबित होता है, वो अभी तक नहीं आ पा रहे हैं, जिसको लेकर अब कोशिशों में आगाज कर दिया गया और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि खारजा वजारत यानी मिनिस्ट्री फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स उन तमाम मुल्कों के साथ राब्ता करेगी ताकि ये ट्रैवल एडवाइजरियां जो है वो ख़त्म की जा सके। और इस ज़िम्मन में उम्मीद ये लगाई जा रही है कि आने वाले 3-4 महीनों के दौरान बहुत सारे मुल्कों से इस तरीके की इतलात और खबर आ सकती है कि ट्रैवल एडवाइजरियां खत्म की जाए। इशारा दिया है रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने नई दिल्ली के अंदर। चलिए, सयाहत के ताल्लुक से बात हो रही है तो जरा आगे बढ़ेंगे और उस खित्ते की भी बात करेंगे जहां पर बड़ी तादाद में सयाह तो आते हैं, लेकिन मुश्किलात या चैलेंजेस आज के वक्त में भी हैं, परेशानियां हैं। और ऐसे में अगर कुछ बड़े फैसले होते हैं, जो उमर अब्दुल्ला साहब कह रहे थे कल को जाकर डेलीब्रेशंस के बाद किसी नतीजे पर पहुंचते हैं, तो बड़े सारे खित्ते हैं जहां रोजगार के वसाइल तो हैं, लेकिन तलाशेगा कौन, इस सवाल का जवाब मिल सकता है। बात जरा बदरवाह की भी करते हैं और इस खित्ते के अंदर आप सब जानते हैं सहूलियात कम होने के बावजूद भी लोग बड़ी तादाद में जाते हैं, लेकिन अब जाकर एक बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है। वर्ल्ड बैंक की बाकायदा मुआवनत के साथ बैनुल-अक़वामी सयाहती मकाम ये खित्ता या बदरवाह बन सके, इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन सके, इसके लिए काम करना बाज़ाब्ता तौर पर शुरू कर दिया गया है। और सिलसिले में जो अब तक जो बीडीए के फिगर्स हैं जो इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ कई अहम तरीन मकामात हैं, जिनमें जई हैं, पादरी हैं, सियोज है, छतरगला है और इसके अलावा गुलदंदा है। ये वो इलाके हैं जहाँ पर तकरीबन जनवरी के बाद इस साल भी आप देखेंगे 7 लाख से ज्यादा सयाह इस बार जा चुके हैं। 7.5 लाख प्लस ये लोग बनते हैं और ये बताते हैं कि इस इलाके के अंदर आज के वक्त में पोटेंशियल है, लेकिन उस पोटेंशियल को बाहर दुनिया के सामने कौन लाएगा, इसके लिए बाकायदा एक कोशिश करनी है। और इस बार वर्ल्ड बैंक की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एक डेलीगेशन ने, एक वफद ने इस खित्ते का दौरा किया, इलाके का दौरा किया, जिसके बाद इस सिचुएशन पर पहुंचे या इस नतीजे पर पहुंचे कि बदरवाह उन खूबसूरत इलाकों में से है जहां पर नेचुरल ब्यूटी की कोई कमी नहीं है, लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि वफद ने जो बाद में जाकर बाकायदा बैनुल-अक़वामी सयाहती मकाम बदरवाह बने, जो उस वक्त मुशावरत के बाद और खुद जाकर साइट्स का जब मुआयना किया या पूरे इलाके को देखा, तो उसके बाद कम से कम इस नतीजे पर पहुंचे कि जितनी भी इंटरनेशनल टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं, साइट्स हैं जहां पर सयाह जाते हैं, लेकिन फैसिलिटीज उतने बड़े पैमाने पर नहीं है, उनमें बदरवाह भी ऐसी डेस्टिनेशन के तौर पर डेवलप हो सकता है, तरक्की दी जा सकती है। और खिता चनाब के अंदर आप देखेंगे कि दौरे हाजिर में कई ऐसे मकामात हैं, हालांकि कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं, उसकी वजह से भी हमने कुछ एक मकामात पर नुकसान होते देखा,
लेकिन जो बड़े अच्छे और खूबसूरत मकामात थे उनकी खूबसूरती में कोई कमी आज नहीं देखी गई। हमारे साथ शीतल शर्मा ज्वाइन किए हुए हैं, न्यूज रूम से हमारे साथ हैं। शीतल, एक इंपॉर्टेंट फैसला या इंपॉर्टेंट डिसीजन कह लीजिए इन बड़े एरियाज के अंदर जहां पर आज के वक्त में हम सयाह जाते हुए या जो टूरिस्ट हैं बड़ी तादाद में जाते हुए देखते हैं, लेकिन एक परेशानी आती है, एक मुसीबत ये आती है कि फैसिलिटीज की कमी होती है, परेशानियां होती हैं। और आज के वक्त में हम पूरे चिनाब वैली या पूरे बेल्ट को देखें तो भद्रवाह भी उनमें से एक ऐसा इलाका है जो कुछ हद तक नेग्लेक्टेड कहा जा सकता है, लेकिन टूरिज्म के एतबार से यहां पर कोई कमी टूरिस्ट के नंबर्स में नहीं देखी गई है। लेकिन ये जो डेवलपमेंट होने जा रही है, अगर कल को इस तरह का कोई फैसला जो जिसके मुताबिक काम होने जा रहा है, इस प्लान पर काम होता है, तो क्या वाकई में उस पोटेंशियल को बाहर लाकर एक बड़े मकाम के तौर पर कश्मीर की तरह जम्मू प्रोविंस के अंदर भद्रवाह बन सकता है? पॉसिबिलिटीज हैं? बिल्कुल। सबसे पहले हमें समझना होगा कि जम्मू कश्मीर को अगर देश भर में या दुनिया भर में जाना जाता है तो सबसे पहले कश्मीर का नाम आता है। और वो कुदरत का नजारा, सुंदरता, इस वजह से पूरे जम्मू कश्मीर में, पूरी दुनिया में जम्मू कश्मीर को जाना जाता है। और भद्रवाह की बात करें तो मेरी कश्मीर के नाम से जाना जाता है, जिसे छोटा कश्मीर कहते हैं। और उसके लिहाज से भद्रवाह को अभी तक अथॉरिटीज ने या डेवलपमेंट अथॉरिटीज हों या फिर सरकारें हों या प्रशासन हो, तो कई हद तक आज तक नेगलेक्ट किया है। लेकिन अब जो बीड़ा उठाया गया है भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से, यानी भद्रवाह विकास प्राधिकरण की तरफ से, तो उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में पर्यटन को लेकर भद्रवाह के अंदर जो है वो जोर दिया जाएगा, इस पर काम किया जाएगा, ताकि यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो बढ़े और वहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, वहाँ के स्टेक होल्डर्स को जो है वो फायदा पहुंचे। इसको लेकर आगे कदम उठाए जाएंगे। और ये जो परियोजना है इसे संयुक्त उद्यम बताया है, जो आने वाले दिनों में साहसिक रूप से और सांस्कृतिक रूप से भी डेवलपमेंट होगी और इससे पर्यटन को फलने फूलने में मदद मिलने वाली है। इसमें अब काम शुरू हो चुका है। अब भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है वो इसको आगे आने वाले समय में बढ़ावा दे रही है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पर्यटक बढ़े। और डीडीए के आंकड़ों के अनुसार ही आसिफ मैं आपको बता दूं, चाहे वो गुलडंडा हो, जाई हो या फिर पादरी हो, सियोज हो, चत्तरगल्ला हो, ऐसे कई सारे लोकप्रिय स्थान, लोकप्रिय वहां पर पर्यटन स्थल हैं जिन्हें और बढ़ावा देना चाहिए, जहां पर लोग पहुंचते हैं। लेकिन अगर उसको और वहां पर जो है वो सराहा जाएगा या नवाजा जाएगा तो जाहिर सी बात है आने वाले समय में वो बहुत खूबसूरत होगा। इस साल की बात करें तो जनवरी से अब तक 7,50,000 से अधिक जो पर्यटक हैं वो इन जगहों पर पहुंचे हुए हैं। जाई आसिफ एक इतना खूबसूरत इलाका है, उसके अलावा पादरी एक इतना खूबसूरत इलाका है, गुलगंडा एक इतना खूबसूरत इलाका है, वहां पर कुदरत ने उसको नवाजा है, लोग पहुंचते हैं। लेकिन लोगों की जो बुनियादी सुविधाएं वहां पर जो है वो नहीं मिल पा रही हैं, इससे वो दूर नजर आ रहे हैं। इसको लेकर अब कहीं ना कहीं भद्रवाह की जो अथॉरिटी है, डेवलपमेंट जो अथॉरिटी है, वो कहीं ना कहीं काम करने जा रही है। और पूरी उम्मीद है कि जम्मू इम्पोर्टेंट है। जब हम भद्रवाह डेवलपमेंट अथॉरिटी की बात करते हैं वो तो अपनी जगह जरूर काम करिए, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक का इंफ्रास्ट्रक्चर में डेवलप करना और दीगर चीजें जब वहां पर आएंगी, क्योंकि सितंबर में जब टूर हुआ था उसके बाद अब ये खबर सामने आई है। लेकिन एक तरफ से जहां कुदरती हुस्न है, नेचुरल ब्यूटी, या दूसरी तरफ से रिलीजियस प्लेसेस भी है जिनमें नाग टेम्पल का बाकायदा तौर पर जिक्र किया गया है, जो एंशिएंट नाग टेम्पल है। फिर कैलाश गुंड ग्लेशियर है जिसको देखने के लिए लोग तरसते हैं। अगर वाकई तौर पर ये सारे प्रोजेक्ट्स को हाथ में लिया गया और इस प्रोजेक्ट पर काम किया गया, तो क्या हम ये माने 2025 के आखिर तक सिचुएशन एंटायरली डिफरेंट हो जाएगी एंटायर भद्रवाह के अंदर, अगर ये सारे प्रोजेक्ट्स पर बैक वक्त काम हुआ? बिल्कुल। देखिए, उम्मीदें तो यही है कि जल्द से जल्द काम हो। आपने जैसे कहा कि मैंने पहले कहा कि साहसिक हो, सांस्कृतिक हो या फिर धार्मिक स्थल हो, इन तमाम जगहों को अब कहीं न कहीं और ज्यादा खूबसूरत बनाने की कोशिश की जा रही है। और जैसे आपने कहा कि जो प्राचीन नाग मंदिर है ये भी एक बहुत बड़ा तीर्थ पर्यटन स्थल है, और ऐसे कैलाश कुंड है, ग्लेशियर झील है, ताकि वो और भी ज्यादा आकर्षण का केंद्र बने। वहां पर धार्मिक रूप से भी लोग पहुंचे जिनकी आस्था वहां से जुड़ी हुई है, और साथ साथ जो साहसिक पर्यटक है उसमें भी बढ़ावा मिले। तो पूरी उम्मीद है पूरे भद्रवाह वासियों के लिए, भद्रवाह वासियों के साथ साथ गोंडा के इलाके के जो लोग हैं या फिर भद्रवाह से जम्मू के बीच जो रास्ते में पड़ने वाले लोग हैं, उन्हें भी भद्रवाह से काफी सारा फायदा पहुंच सकता है। उन्हें भी इंतजार है कि जब भद्रवाह एक बड़े स्तर पर पर्यटक स्थल बनेगा, वहां पर टूरिस्ट आएंगे, तो जाहिर सी बात है जो आने जाने वाले लोग हैं उनसे फायदा मिलेगा, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनका जो रोजी रोटी है वो चलेगी।
तो पूरी उम्मीदें हैं कि जो प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है, जो प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, ये बहुत जल्द संपूर्ण होगा और आने वाले समय में ये बहुत बड़े स्तर पर एक पर्यटक की दृष्टि से या पर्यटन की दृष्टि से एक बहुत बड़े शीतल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए और ये बताने के लिए कि अगर एक बड़ा इदारा या वर्ल्ड बैंक सामने आकर मजीद इसमें मुआवनत करता है माली तौर पर, जिसका उसने वादा भी किया है, यहाँ से आगे काम बढ़ेगा तो खूबसूरत तरीन इलाकों में से एक है, कमी कोई नहीं है। लेकिन अब जो करना है वो हुकूमती इदारों को या जिम्मेदारान को करना है। पैसा खर्च होगा तो शायद मजीद चीज़ें बेहतर होंगी। 9 बज रहे हैं, वक्त छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो इस साल कुछ आदादोशुमार हैं जो बिल्कुल भी सरकार के फेवर में नहीं है। इंतज़ामिया ने अब तक क्या किया मुख्तलिफ शोबों के अंदर, ज़रा वो डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर होने वाले नुकसान पर भी बात, कुछ बड़ी खबरें आप तक पहुंचेंगी और साथ साथ मौसम के बाद मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अब जो फ़िज़ाई आलूदगी है, दिल्ली जैसी सूरत हाल कुछ एक हिस्सों में बनती दिखाई दी है, उस पर ज़रा कुछ तस्वीरें और स्टेटमेंट्स ब्रेक के उस पार। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। बात अब जरा आगे बढ़ाते हैं और दीगर कई मामलात भी हैं जो बड़े अहम हैं और हसास हैं, जिन पर बात करना, बहस करना और कुछ सवालात या जो खदशात हैं उनको दूर करना भी ज़रूरी है। बात ज़रा ट्रैफिक निज़ाम की करते हैं। दौरे हाजिर में जम्मू कश्मीर के अंदर इस साल भी आप 2024 में भी देखें तो सड़क हादसात या ये जो खूनी रक्स था मुख्तलिफ सड़कों के ऊपर जम्मू कश्मीर में दोनों सूबों में, उसने बहुत ज़्यादा नुकसान पूरे खित्ते को पहुंचाया है। ये सूरत हाल बनती क्यों है, इसके पीछे की क्या वजूहात हैं, असबाब हैं, ज़रा वो जानना भी बहुत ज़रूरी है। और आज के वक्त में ऐसी गाड़ियां भी जम्मू कश्मीर के अंदर या तो अपनी वो जो मुद्दत है या आप कह लीजिए अनफिट गाड़ियां हैं। दोनों प्रोविंसेस में 3 लाख के करीब ऐसी गाड़ियां बनती हैं जो सड़कों पर दौड़ रही हैं और 2,70,000 प्लस गाड़ियां होने का मतलब है कि कई गाड़ियां जिनकी रजिस्ट्रेशन या जो मुद्दत है वो ख़त्म हुई या कागजात पुराने हुए तो अदालती अहकामात भी इन पर वक्तन फवक्तन जारी किए जाते रहे, कोर्ट्स की तरफ से भी ऑर्डर्स आते रहे। लेकिन इन सब के बावजूद भी ये गाड़ियां मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर कानून की धज्जियां उड़ाते हुए, दौड़ती हुई पाई गई, चलाती हुई गई। हालांकि गाड़ियां जिनको कई बार अदालत के हुक्म के मुताबिक मुतलका हुकाम की जानिब से या तो चालान किए गए या फिर इन गाड़ियों को कैंसिल किया गया, इनको फहरिस्त से बाहर किया गया कि अब ये खित्ते की सड़कों पर ये गाड़ियां नहीं दौड़ सकती। लेकिन 2,72,500 से ज्यादा गाड़ियां आज के वक्त में जिनकी मुद्दत पूरी हो चुकी है या आप कह सकते हैं जिनका आज के वक्त में सड़कों पर दौड़ना मुनासिब नहीं है, पुरानी गाड़ियां हो चुकी हैं, दोनों खित्तों के अंदर चलती हैं। और ये हम नहीं बल्कि ये तस्दीक खुद जम्मू कश्मीर के ताल्लुक से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की तरफ से की गई। नितिन जयराम गडकरी, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शंस ऑफ व्हीकल्स स्क्रैपिंग फैसिलिटी रूल्स 2021 के मुताबिक कार्रवाइयां हुई हैं। सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स 1989 के मुताबिक कार्रवाइयां हुई हैं। और इसके अलावा एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स ELV मीन्स ऐसी गाड़ियां जिनकी वैलिडिटी खत्म हो, रजिस्ट्रेशन खत्म हो, जिन गाड़ियों को कानून के मुताबिक कानून के दायरे में रहकर अनफिट करार दिया जाता हो, उन गाड़ियों को जो ऑटोमेटिकली फिटनेस अपनी खत्म कर चुकी होती हैं वो सड़कों पर ना दौड़ें, इस बात को यकीनी बनाया गया। और चैप्टर 4 मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 का इस सिलसिले में सहारा भी लिया गया। लेकिन बात जब जम्मू कश्मीर की आई तो इसमें पूछा गया कि कितनी गाड़ियां हैं जो इन कवानीन के मुताबिक सड़कों पर नहीं होनी चाहिए थी। तो पता चला कि ये सब सिलसिला यहां भी देखने को मिला है। कानून के मुताबिक फैसले हुए हैं, कोर्ट से ऑर्डर्स जारी हुए हैं, रजिस्ट्रेशंस मंसूख हुई हैं, चीजें कैंसिल की गई, लेकिन इसके बावजूद भी करीब 3 लाख गाड़ियां सड़कों पर दौड़ रही हैं। शिल्पा शर्मा के पास चलेंगे, हमें इस वक्त ज्वाइन कर रही हैं। शिल्पा, मजीद क्या डिटेल्स आपके पास हैं और क्या ये जो बढ़ते सड़क हादसात हैं यही वजह असल में वो है कि जो ट्रैफिक में अलग अलग जगहों पर या बढ़ते ट्रैफिक या रश पर
कंट्रोल न कर पाना और फिर जब हादसात होते हैं फिर जाकर एडमिनिस्ट्रेशन की नींद टूटती है। लेकिन आज खुद केंद्रीय मंत्रालय या कंसर्न मिनिस्ट्री बता रही है कि 3.25 लाख के करीब गाड़ियां जो चलनी नहीं चाहिए थी लेकिन सड़कों पर आज भी दौड़ रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जम्मू कश्मीर में इस समय 3 लाख से भी ज्यादा गाड़ियां जो है वो सड़कों पर दौड़ रही हैं, जो कि अनफिट हो चुकी हैं, जिनकी लाइफ जो है वो खत्म हो चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सड़कों पर दौड़ती हुई नजर आ रही है। और सड़क हादसे का जब आप देखेंगे बड़ा सड़क हादसा होता है तो कहीं ना कहीं कारण जो है वो ये निकल कर सामने आता है कि इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है या फिर ये गाड़ी जो है वो अनफिट डिक्लेयर हो चुकी है, यानी कि इसकी लाइफ खत्म हो चुकी है, लेकिन फिर भी जो है वो सड़कों पर दौड़ रही है। जिस प्रकार से देखिए ये साफ तौर पर कहा गया कि 1 लाख से भी ज्यादा ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स ऐसी हैं जिनका फिटनेस सर्टिफिकेट जो है यानी कि वो बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही है। करीबन 1,54,000 के करीब व्हीकल्स ऐसी हैं जो कि नॉन ट्रांसपोर्ट है, लेकिन वो जो है विदाउट वैलिड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट के सड़कों पर दौड़ रही है। करीबन 7,742 के करीब व्हीकल्स ऐसी हैं जिनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका है, लेकिन वो अभी भी सड़कों पर दौड़ रही है। देखिए जिस प्रकार से मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे के द्वारा ये साफ तौर पर कहा गया कि जब भी कोर्ट के द्वारा ऑर्डर निकाला जाता है तो वो जो व्हीकल्स है, जो अनफिट व्हीकल्स है या फिर जिनकी लाइफ खत्म हो चुकी है, उन्हें कैंसिल भी किया जाता है, स्क्रैप भी किया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी अनफिट व्हीकल्स होने के बावजूद भी जो है वो सड़कों पर इस समय गाड़ियां जो है वो रन कर रही हैं, सड़कों पर दौड़ रही हैं और कहीं ना कहीं यही गाड़ियां सड़क हादसे का शिकार होती इसमें हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट ये है शिल्पा, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है, फिर अपना मोटर व्हीकल्स एक्ट में, उसके बावजूद भी अगर ये गाड़ियां चल रही है तो कहीं ना कहीं जो विजुअल होना चाहिए था, जो नज़र रखनी चाहिए थी, वो नहीं है। और दूसरी तरफ से जो गाड़ी मालिकान है जिनमें कुछ ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, कुछ नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है, प्राइवेट व्हीकल्स है, अगर उसके बावजूद भी चलाते हैं तो ये उनकी भी लापरवाही है कहीं ना कहीं। हाँ जी बिल्कुल, देखिए एक एग्जांपल यहाँ पर मैं देना चाहूंगी। जिस प्रकार से आप देखेंगे कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक जिस प्रकार से चालान यहाँ पर जो है वो काटे जाते हैं जिनके पास लाइसेंस नहीं है या फिर जिन्होंने जो सीट बेल्ट नहीं डाली है, तो इस प्रकार की यहाँ पर जो है वो नाके लगाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक नाका इस प्रकार से भी होना चाहिए कि ये चेक किया जा सके कि गाड़ी अनफिट हो चुकी है, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुकी है, लेकिन फिर भी वो दौड़ रही है, तो आखिरकार क्यों दौड़ रही है, इस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है, फिर आगे जाकर जो है वो सड़क हादसे का शिकार बनती है जिसमें कई लोग घायल और जिसमें कई लोगों की जो है वो मौत हो जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया शिल्पा हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल बड़ी खबर यह है कि तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियां ऐसी हैं जिनकी मुद्दत जो है वो मुकम्मल हुई है, अब वो नहीं चल सकती है, फिटनेस के एतबार से वो ख़त्म हो गई है, कुछ की रजिस्ट्रेशन के चल रही, उसके बावजूद भी चल रही है। और कल नितिन गडकरी साहब ने जब ऐवान के अंदर ये तमाम एदाद शुमार मुख्तलिफ रियासतों के रखे, उसमें जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का भी जिक्र है जिसमें कहा गया कि 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन ख़त्म हुई है लेकिन अभी भी वो चल रही है। और सरी से ये खिलाफ वर्जी है जी उन कानून की जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से तहरीर किए गए हैं और ज़ाब्ता इखलाक जो मोटर व्हीकल्स एक्ट है उसकी भी कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के अंदर खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी हो रही है जब 2 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ इस तरीके से चलेंगी जिनका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है। ये तो बात थी जनाब मोटर व्हीकल एक्ट और गाड़ियों के हवाले से, लेकिन साल अपने अख्तिताम की ओर है और एक एक करके जरा डिपार्टमेंट्स पर भी नजर डालते हैं कि साल 2024 किस तरीके से गुजरा है। और सबसे पहले जरा आज बात करते हैं हेल्थ शोबे की, क्योंकि हेल्थ शोबा इंतहाई अहम है, क्योंकि सेहत के हवाले से लगातार ये दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक लगातार कहा गया कि प्रायोरिटाइज इसको किया गया, इसको सबसे ज़्यादा अहमियत दी गई है। लेकिन एक और साल गुजर रहा है, यानी साल 2024 अपने अख्तिताम की ओर है। हेल्थ सेक्टर के अंदर अगरचे कुछ तब्दीलियां ज़रूर देखने को मिली हैं, लेकिन अभी भी दिल्ली दूर है, यानी अभी भी जो हदफ मुकर्रर किया गया है उस हदफ से हम बहुत ज़्यादा दूर है। अगरचे आज के दिन में रीजनल लेवल पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास सिर्फ 2 पेट स्कैन है इतनी बड़ी रियासत के यूनियन टेरिटरी के अंदर। जीएमसी अस्पतालों की जब आप देखेंगे तो एमआरआई फैसिलिटियों से अभी भी वहाँ पर दस्तयाब नहीं है। हज़ारों की तादाद में असामियाँ खाली पड़ी हैं। भर्ती अमल को जिस तरीके से तेज़ करना था डॉक्टर, पैरामेडिकल और दीगर स्टाफ को लेकर, वो नहीं हो पाया है। लेकिन अच्छी खबर यह कि एम्स जम्मू तैयार हुआ और उम्मीद ये लगाई जा रही है कि 2025 के वस्त तक एम्स कश्मीर भी चालू किया जाएगा। एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से अगरचे सरकार का ये दावा है कि तकरीबन
2000 मेडिकल सीट्स अक्रॉस जम्मू कश्मीर जो है वो एड ऑन की गई ताकि डॉक्टरों का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ सके, डॉक्टरों की जो तादाद है वो बढ़ सके। अपग्रेडेशन ऑफ हेल्थ सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स किए गए, सब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों को बढ़ाया गया और इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करने की कोशिश जो है वो की गई है। याद रखिएगा 300 बेडेड हाईटेक बोन्स एंड जॉइंट अस्पताल अगले साल 2025 तक लगभग मुकम्मल हो जाएगा, 2-3 महीनों के अंदर अंदर ये भी तैयार हो जाएगा। फिर एलडी अस्पताल का एक और ब्लॉक का इफ्तिताह किया गया है, एक और ब्लॉक की संग बुनियाद रखा गया है। फिर कीमोथेरेपी के हवाले से फैसला लिया गया कि अब डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों पर ये चीज़ें होंगी, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हैं कि कहाँ पर ये हो रही है। ये सबके सामने दावे अपनी जगह पर है, लेकिन 60% ऑफ पोस्ट जो शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस हो रहा है, जो एक वाइब्रेंट तक आप बात करें तो 60% पोस्ट जो है वो वैकेंट है। एक अस्पताल के जब आप 60% पोस्ट को वैकेंट देखेंगे तो सूरत हाल अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की बनी हुई है। और इसी तरीके से बड़ा मसला ड्रग्स का है, जिसको निपटने के लिए स्टेट ने हिकमत अमली तरतीब देनी है। फिर मजीद कुछ मालूम ऐसी परेशानियां हैं जहां पर स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को काम करना होगा। सीधे श्रीनगर इरफान फाजिल इस खबर पर है। इरफान, जरा क्लोज करें 2024 को। हम तो कहां पर सेहत शोबे को देख रहे हैं, अगरचे कुछ पेशरफ्त जरूर हुई है, लेकिन बहुत सारा काम ऐसा है जो अभी भी होना बाकी है, जिनमें एम्प्लॉयमेंट से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हम करें। उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। जहां पर मशीनें हैं वहां पर मैन पावर नहीं है, और अगर मशीन भी रखी गई है तो एक रखी गई है। देखिए, आपके पास एक बेस्ट एग्जांपल है। अगर हम देखिए, कतारों में पेशेंट खड़े रहते हैं, मगर उनका नंबर कब आता है वो हम भी जानते हैं और वो भी जानते हैं। सोवरा स्कीम्स को लेकर मैं बात करूंगा तो अगर देखा जाए, एक मशीन है, उस मशीन को पैट स्कैन कहा जाता है। पैट स्कैन के साथ साथ अगर देखा जाए एमआरआई है, रेडियोथेरेपी फैसिलिटीज है या कुछ और फैसिलिटीज है, मगर वहां पर जिस तरीके से ऑन टाइम फैसिलिटीज मिलनी चाहिए पेशेंट को, वो मिल नहीं पा रही है। अब जहां तक सकीना यत्तू जी का ताल्लुक है, उन्होंने अभी एक्नॉलेज भी किया है हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, कुछ अर्जेंट अपडेट्स भी किए हैं, जिसमें उन्होंने स्कीम्स की बात की, जीएमसी की बात की गई है या एमआरआई की बात की गई है। अब साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि अर्जेंसी के साथ अगर देखा जाए, स्पेशल डॉक्टर्स का जो खास तौर पे जो बर्डन है वो भी कम किया जाएगा, क्योंकि एक साइड से अगर डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं रहते हैं तो वो भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। रिक्रूटमेंट चैलेंजेस को लेकर, जैसे आपने खुद भी कहा कि 60% पोजीशन है स्कीम्स को लेकर जो अभी वैकेंट है, ये सारी चीजें फुलफिल होनी चाहिए। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तभी जाके इक्विपमेंट के साथ साथ एक क्रिटिकल इंप्रूविंग हेल्थ केयर फैसिलिटी डिलीवर होगा। अदरवाइज ये सारी चीजें जो है वो नाम की है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कई सालों से कई सारे मामला, चाहे वो ड्रग यूज के मामला हो या कई कह सकते हैं कि कुछ ऐसे एडिक्शन है जो लत लग जाती है, मगर इन सारी चीजों को एक्सपोजर के साथ साथ एक अच्छे रोप में कन्वर्ट करने की जरूरत है, तभी जाके कह सकते हैं कि हेल्थ वाइज या इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज हम आगे बढ़ सकते हैं। अदरवाइज ये इमर्जिंग फैसिलिटीज जो है इसी तरीके से रहेगी, जो कि हम खाली नाम के सुनते हैं, काम के नहीं। इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। देखिए, अभी हम जब वायरसेस की बात करते हैं तो बर्ड फ्लू, स्वाइन फ्लू, जीका वायरस, डेंगू एक बड़ा मसला अभी भी जम्मू के अंदर जो है वो चैलेंज बना हुआ है। इसके साथ साथ जब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की हम बात करें तो एनीमिया, हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, किडनी फेलियर, ओबेसिटी, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, ये ऐसी चीज़ें हैं जो जम्मू कश्मीर के हेल्थ सेक्टर को इस वक्त दरपेश मसाइल है। जबकि एक अच्छी खासी तादाद 7.8% पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर लद्दाख की है जो इस वक्त डायबिटीज से दो चार है, और हमारे पास सेंटर्स कितने हैं, हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स कितने हैं, वो सब के सामने इस वक्त है। और यही वजह है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर हाहाकार जो है वो मचा हुआ है। फिर जब आप आगे बढ़ेंगे तो जब आप ड्रग अब्यूज की बात करें, मेंटल हेल्थ की बात करें, तो जब 13.5 लाख से ज्यादा जो सरकारी फिगर्स है डायरेक्टली ड्रग एडिक्ट्स हो, अब उनमें HIV की एक नई परेशानी बने, तो यहाँ पर भी हेल्थ डिपार्टमेंट पर एक बहुत बड़ा बोझ जो है वो बन रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जो अशद ज़रूरत है उनमें पेट स्कैन की एक ज़रूरत है, कीमोथेरेपी की ज़रूरत है, और अब सरकार का ये फैसला कि डायलिसिस सेंटर्स को मज़ीद खोला जाएगा, एक बेहतर कदम है। लेकिन अभी भी हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम करना होगा, तब जाकर सूरत हाल को कहीं ना कहीं काबू में लाया जा सकता है। चलिए, ये तो बात थी आपके सामने
शोबा सेहत की चैलेंजेस आज भी दरपेश है, मुश्किलात हैं, सहूलियात बहुत कम हैं। फिर खाली असामियां जिन पर हुकूमत ने पिछले दिनों 350 के आसपास डॉक्टर्स की तैनाती या जो तकर्रियां अमल में लाई, जो खाली असामियां थी उन एरियाज़ के अंदर भेजे गए, लेकिन परेशानियां मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुई। जिस हिसाब का इलाका है और आबादी है उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अब ज़रा माहौलियात के ताल्लुक से ज़रा बात कर लेते हैं। मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जहाँ पर इन दिनों आप देख रहे हैं सर्दी काफ़ी ज़्यादा है, परेशानियाँ हैं और ऐसे में बीमारियां मजीद ना फैलें, इससे बचने के लिए इकदाम हो रहे हैं। लेकिन खित्ता चिनाब के अंदर मुख्तलिफ इलाकों से शिकायतें मौसूल हुई कि फिजाई आलूदगी इन दिनों परेशानी का सबब बनी है और मुतासरा इलाकों में या मुतासरा अजला में सबसे ऊपर इस वक्त जिला रामबन है। जंगलात में मुतअद्दिद मकामात पर आतिशज़दगी के वाक़यात, एक उसकी वजह से जो हमें जानकारी मिल रही है कि काफ़ी जगहों पर धुआं और परेशानियां हैं। तस्वीरों से भी आप साथ साथ देखेंगे जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के ऊपर जहां पर अलग अलग मकामात पर बड़े पैमाने पर आप सब जानते हैं, एक तो रेलवे ट्रैक वाला काम अलग से लगा हुआ है और कई कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, 4 लेनिंग का काम जो शारा के आसपास है। और खबर है उन मकामात पर जहां एनजीटी ने ऑलरेडी बैन लगा रखा है कि वहां पर गलत तरीके से डंपिंग नहीं होगी, उनको भी डंपिंग साइट्स में तब्दील कर दिया गया है। वो एक परेशानी का सबब बन रहा है आज के वक्त में। ये तस्वीरें रामबन की हैं और कई एक इलाकों से ये भी खबरें मौसूल हुई कि अब तो लोग छाती के अमराज में मुब्तला होने लगे हैं, अस्पतालों के अंदर भीड़ लगी है और बुनियादी मसला ये है। ऐसी सिचुएशन हम पिछले दिनों देख रहे थे, बल्कि आज भी जब एयर क्वालिटी इंडेक्स काफ़ी ख़राब होता है तो दिल्ली और आसपास के हिस्सों में हम देख रहे थे। लेकिन रफ्ता रफ्ता ये सिचुएशन उन एरियाज़ के अंदर भी जहां पर माहौलियात के हिसाब से शायद कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हालत यहाँ तक पहुँची कि आज परेशानियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। इस पर ज़रा मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ एडवोकेट फिरोज़ खान साहब इस वक्त ज्वाइन किए हैं, जिला रामबन से हमें इस वक्त ज्वाइन किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिरोज खान साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। ये जो इस वक्त सिचुएशन हम देख रहे हैं और तस्वीरें भी बड़ी अजीबोगरीब किस्म की हैं, वो जो दिल्ली वाली पोल्यूशन वाला मसला था उनके साथ अगर रिलेट कर देखें तो कोई ज्यादा फर्क महसूस नहीं होता है। क्या बुनियादी मामलात हैं, असबाब क्या, एक तो वो बताइएगा, और क्या वाकई में इंतजामी सतह पर इतने बड़े पैमाने पर लापरवाहियां हुई हैं? पूरा जिला इस वक्त हम धुआं धुआं देख रहे हैं या जो गुबार चारों तरफ नजर आ रहा है। जी, आप पहले तो आपका शुक्रिया और आपके चैनल का, मगर आप देखिएगा कि रामबन में ये जो प्रॉब्लम है, जब से यहाँ हाईवे का काम शुरू हुआ है तब से कंस्ट्रक्शन कंपनीज ने तबाह बर्बाद कर दिया रामबन को। ब्लास्टिंग हो रही है, आप देखेंगे कि दिल्ली के बराबर बराबर का आज इस तरफ से धूप की एक सूरज की किरण नहीं मिल सकती। वहीं पर आप देखिए कि जहां से आज जंगलों में आग भी लगी है, जिस तरीके से उसका धुआं भी वो कंट्रीब्यूट कर रहा है। और जो डिफॉरेस्टेशन हुई है, जो डेब्रिज और जो इनके यहाँ पर मलबा निकला, वो सारे का सारा दरियाई चिनाब में डाल दिया गया। और जिसकी वजह कंस्ट्रक्शन जो हाईवे का चल रहा है, इसकी वजह से यहाँ घंटों और दिनों जाम रहा। और जिसकी वजह से आपने देखा कि ऑलरेडी कल भी पार्लियामेंट में नितिन गडकरी जी ने कहा कि 2 लाख गाड़ियां हैं जिनका ये अभी तक जो पोल्यूशन की डेट है, जो गाड़ियां हैं उनकी डेट पूरी हो चुकी है। तो ये सब कंट्रीब्यूट कर रहा है। यहाँ पूरा जो इंतजामिया है वो फेल हो चुका है इसमें देखने के लिए। हालांकि एनजीटी ने इस पर फाइन भी लगाया, मगर तब भी कंपनीज जो है टस से मस नहीं है। सबलेट पे सबलेट काम किया जा रहा है, कंटिन्यूअस ब्लास्टिंग हो रही है और जब प्रेशर बढ़ता है, जाम लगता है, तो वो पूरे का पूरा मलबा जो डेब्रिज है वो दरियाई चिनाब में डाला जा रहा है। और इस तरीके से आप देखिए कि आज तो नहीं, आज लोग बीमार तो हो रहे हैं, बट इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट न कि सिर्फ रिवर चिनाब में, फ्लोरा और फूना में, जानवरों में और इंसानों में लॉन्ग टर्म में बहुत ज्यादा होगा। अच्छा, इस नुकसान से बचने के लिए हम ये देख रहे हैं, एक जो आप डंपिंग साइट्स का भी जिक्र कर रहे हैं, जंगलात में आग, ये सब, लेकिन हमें जहां तक याद है एनजीटी ने, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इस सिलसिले में कई बार जवाब भी उनसे तलब किया और फाइन भी किया कि जो डंपिंग साइट्स आपने बना रखी हैं वो मुनासिब नहीं है। उसके बाद अगर कोई कदम उठाया गया तो वो क्या है? और दौरे हाजिर में ये जो सारा पहाड़ कहीं पर कट रहे हैं, कहीं पर रास्ता बन रहा है, वाइडनिंग का काम इस वक्त रामबन बनिहाल के अंदर है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट रास्ता है जिसके ऊपर हम देख रहे हैं फ्लाईओवर बन रहा है, पुल बन रहे हैं, ये सारा का सारा मलबा जिन मकामात पर इकट्ठा किया जा रहा है, क्या वो पहले से तय है, मुनासिब है ये सारी डंपिंग के लिए? ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ फौज पौज मैदान में किया गया। आप देखिए कि जहां पर जब यहाँ पर जाम लग जाता है तो तब तो ये इंस्ट्रक्शन है ना कि हाईवे आप खोलिए,
पूरे पहाड़ों के पहाड़, क्योंकि जिस कंपनी ने एक्चुअली टेंडर लिया था उसने सबलेट करके सबलेट पे सबलेट, जिसकी एक्चुअली क्वालिफिकेशन ही थी नहीं, वो काम कर रही है। तो जब प्रेशर आता है, सारे का सारा मलबा जो है दरियाई चिनाब में, आज रामबन में इतनी धूल है कि यहां पर सांस नहीं ली जाती, स्मॉग इतना है, पोल्यूशन के साथ एयर क्वालिटी इतनी कम हो गई कि सूरज की एक किरण नहीं है। तो एडमिनिस्ट्रेशन इसमें मुलविस है, पुलिस इसमें मुलविस है, बिल्कुल। यहां तक कि कितनी बार मैं अपने नाज़रीन को भी जरा बताते चलो, अभी जो ऑफिशियली हम देख पा रहे हैं AQI ऑनलाइन, वो रामबन का AQI जो है वो 112 है, यानी वो किसी भी तरीके से हेल्दी नहीं माना जाएगा। और इससे क्या होगा जी, जो सेंसिटिव हेल्थ मैटर्स इससे होंगे जी, गले और दमे में जो मुब्तला मरीज होंगे उनके लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी। ऑफिशियल एक जब 112 है, अनहेल्दी है, दैट मीन्स हम उसी पैटर्न पर जा रहे हैं जहां पर दिल्ली ने सबसे पहले दस्तक दी थी। और शायद अगर यहाँ इमीडिएटली रेमेडीज नहीं उठाई गई और हालात को काबू करने की कोशिश नहीं की गई तो आने वाले 2-3 महीनों में मजीद सूरत हाल इसी तरीके की रह सकती है। फिर यहाँ और ये सूरत हाल इसमें सर बढ़ेगी। आप देखिए कि स्कूली जो बच्चे जाते हैं, जानवरों में क्या होगा, इसका वेजिटेशन पे क्या इफेक्ट होगा। आज वैसे भी सूखा है, यहाँ पर आग लग रही है, जानवर जो है वो रुक कर रहे हैं यहाँ पर, कहाँ की तरफ, शहरों की तरफ। और जो रामबन की बात है, आप देखिए कि सारे का सारा इसमें इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे। एनजीटी ने 2 करोड़ का फाइन लगाया था, बट उसका कुछ नहीं हुआ। एनजीटी को स्ट्रिक्ट मेजर्स लेने पड़ेंगे, हमें दरियाई चिनाब को वापस से साफ करना पड़ेगा, स्टेप्स लेने पड़ेंगे, इस पोल्यूशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन बहुत जरूरी है, हाईवे बनना चाहिए, बट नॉट एट द लाइफ एंड रिस्क ऑफ द पीपल। यहाँ के जब लोग ही बीमार हो जाएंगे, हमारा फ्यूचर, बच्चे सुबह सुबह स्कूल जाते हैं, यहाँ हालत देख लीजिए। हम अभी इसको बचा सकते हैं, हमें वापस से पेड़ लगाने पड़ेंगे, रिवर मैनेजमेंट करना पड़ेगा। और ये जो बल्बा डालते हैं, जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है, जो कंस्ट्रक्शन के नॉर्म्स है, उसको पूरे तरीके से चलाना पड़ेगा, न कि कहीं से आप एडमिनिस्ट्रेशन से, पुलिस से मिलकर जहां दिल करे जो करे। आप देख लीजिए कितना जाम और कितनी धूल होती है हाईवे में, क्योंकि हाईवे ऐसी चीज है जहां से जम्मू से श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू लोग जाते हैं। तो सबके लिए आया है कि किस तरीके से रामबन को बर्बाद किया गया है, रामबन को लूटा जा रहा है, रामबन के लोगों के साथ ज्यादती की जा रही है। और अगर इस पे आज भी एनजीटी भी, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, और मैं गुजारिश करता हूं यहाँ के ऑनरेबल सीएम उमर अब्दुल्ला साहब से और गवर्नर साहब से कि आज भी अभी भी मौका है कि हम स्टेप्स लें, कंस्ट्रक्शन करें, बट वो कंस्ट्रक्शन करें जो एनवायरमेंट फ्रेंडली हो। थोड़ा सा महंगी होगी, बट उसके लिए लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हमें होंगे, वरना हम उस तरीके से जा रहे हैं कि पूरे रामबन की आवाम जो है वो आगे आपको हॉस्टल्स में मिलेगी। बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोशल एक्टिविस्ट है वहाँ के, बता रहे थे कि सूरत हाल क्या, कुछ तस्वीरें भी खुद ये बयान कर रही है कि एंटायर रामबन जो है वो इस वक्त धुंधला दिख रहा है, धूप कहीं दिख नहीं रही है, और AQI लेवल जो है वो बेहतर नहीं है, नॉर्मल नहीं है, वो मानी जा रही है कि जनाब वो हैजर्डस है, वो कहीं ना कहीं नुकसानदेह साबित हो सकती है। बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात दिल्ली की करते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर इजलास हुआ है, मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के बाद एक नया रोड मैप बनाया गया है। और ये मीटिंग कल उस वक्त हुई है जब जम्मू कश्मीर के अंदर रवां साल के दौरान बैक टू बैक कई हमले हुए हैं, और 2025 के अंदर इस तरीके की सूरत हाल ना हो, इंसिडेंट फ्री जम्मू कश्मीर हो, इस जिमन में कल रात देर गए अहम तरीन इजलास हुआ है। इजलास की सरबराही अगरचे वजीर दाखिला अमित शाह की तरफ से की गई है, जिसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा समेत डायरेक्टर जनरल पुलिस और दीगर जिम्मेदारों की तरफ से शिरकत की गई है। तकरीबन 2 घंटे तक यह मीटिंग चली है, जिस मीटिंग के दौरान जम्मू कश्मीर के हर जिले के अंदर सिक्योरिटी सिचुएशन किस तरीके की है उस पर तबादला ख्याल किया गया है। बॉर्डर्स की सिचुएशन क्या कुछ है, अक्रॉस इन्फिल्ट्रेशन के अटेम्प्ट जो होते हैं उनको किस तरीके से रोका जाए, और एक हमजहत हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है ताकि साल 2025 के अंदर इंसिडेंट फ्री जम्मू कश्मीर रहे। एक खाका खींचकर सामने रखा गया है जिस पर काम करने का हिदायतनामा लेफ्टिनेंट गवर्नर और वजीर दाखिला की तरफ से जारी कर दिया गया है। याद रखिएगा, ये पहला इजलास है नई हुकूमत बनने के बाद दिल्ली के अंदर जिसमें यह फैसला लिया गया कि किस तरीके से 2025 के अंदर सलामती सूरत हाल को बरकरार रखा जाए और किसी तरीके का कोई बड़ा इंसिडेंट या छोटा इंसिडेंट ना हो, इंसानी जानों का जिया ना हो। इस जिमन में रात देर गए इजलास हुआ नई दिल्ली के अंदर, और इजलास खत्म होने के बाद सरकारी ज़राया ने इस बात की तस्दीक की कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, उसके साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के डायरेक्टरेट, BSF
और साथ साथ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी, जम्मू कश्मीर के डायरेक्टर जनरल पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, एडीजीपी, सीआईडी और दीगर जिम्मेदारों ने इस मीटिंग में शिरकत की, जिसके बाद 2025 का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया कि जीरो टू ह्यूमन राइट्स वायलेशन, जीरो टू मिलिटेंसी फ्री कैसे किया जाए और सूरत हाल को किस तरीके से काबू में रखा जाए, इस ज़िम्मन में हिकमत अमली को तरतीब दिया गया है। याद रखिएगा, रवां साल के दौरान कई मकामात पर हमले हुए, टूरिस्ट गाड़ियों पर हमला हुआ और लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद हिकमत अमली को तरतीब देने के लिए इस इजलास को तलब किया गया है। और ज़राया का मुताबिक 2025 का जो प्लान तरतीब दिया गया है, इसमें एक अपर हैंड सिक्योरिटी एजेंसीज को दिया गया है, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स में ऑपरेशन चलाया जाए, आर्मी, पुलिस और सीआरपीएफ जॉइंट एफर्ट चलाए। इस ज़िम्मन में तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई और 2025 का रोड मैप बना लिया गया है। सरबराही कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ साथ वजीर दाखिला अमित शाह इस अहम तरीन इजलास की कर रहे थे। साल 2025 के लिए सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से जो फैसले इंपॉर्टेंट थे उस ताल्लुक से बात हुई और मीटिंग के बाद की भी ये तस्वीर जब मीटिंग करके बाहर निकले। कल एक्चुअली 2 मीटिंग्स हुई, एक का पूरा ब्यौरा आपके सामने पहले पहुंचा, जो उमर अब्दुल्ला ने एक मुलाकात की 30 मिनट तक, उसमें हुकूमत का जो अब तक का तजुर्बा है और रियासती दर्जे की ताल्लुक से बात हुई है, जो खबरें उमर अब्दुल्ला ने बाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया। दूसरी तरफ इस मीटिंग में मिशन मोड के तहत 2025 में काम किया जाएगा और मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर जो कार्रवाइयाँ हुई हैं, हालिया वाक़यात का भी तज़किरा किया गया है और इतलात हैं कि पुलिस, एडीजीपी, लॉ एंड ऑर्डर जिनकी हाजिरी यहाँ यकीनी थी, जिनने इस बात को यकीनी बनाया वो खुद हाजिर रहे, उन्होंने इस ताल्लुक से ब्यौरा भी दिया है, तफसीलात पेश कर दी हैं। आइंदा दिनों में कुछ अहम तरीन फैसले भी मुतवक्के हैं, लेकिन पॉइंट ऑफ डिस्कशन जो या जिस बात पर ज़्यादा तवज्जो दी गई कि दरअंदाजी को कैसे मुकम्मल तौर पर रोका जाए, जो सरमा में भी बड़ा चैलेंज सरकार के या अथॉरिटीज़ के सामने रहता है। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के उस पार वापस लौटेंगे तो कुछ और खबरें भी आप तक पहुंचेंगी, खास मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, उस सीरीज़ को भी ज़रा आगे ले जाएंगे, आपकी कॉल्स भी कोशिश करेंगे अर्ली ऑन इस प्रोग्राम में आपकी कॉल्स शामिल की जा सके और बात तालीमी इदारों की भी करेंगे, सहूलियात के ताल्लुक से साल 2024 में जम्मू कश्मीर कैसा रहा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका, प्रोग्राम सलाम जेके आप देख रहे हैं। आखिरी पड़ाव है, 20-25 मिनट से आपकी कॉल्स भी लेनी है, मेहमान के पास भी चलेंगे, हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ एक खबरें आप तक पहुंचेंगी, एक आधी खबर जो इंपॉर्टेंट अपडेट है आप तक वो भी पहुंचाना ज़रूरी है और उसके बाद दीगर मौज़ूआत की तरफ उस मामले की ज़रा बात करते हैं जिसको 5 बरस लगभग मुकम्मल होने जा रहे हैं और ये है बाबर कादरी कत्ल केस मामला। साल 2020 था, सितंबर की 24 तारीख थी जब बाबर कादरी को कत्ल किया गया और उसके बाद से तहकीकात मज़ीद आगे बढ़ी और ताज़ा तरीन जो इसमें पेशरफ्त हुई है वो ये कि बार एसोसिएशन के साबिक सदर मियां क़यूम के खिलाफ चार्जशीट एजेंसी की तरफ से दायर कर दी गई है और आप सबको याद होगा कि जून की 25 तारीख को साल 2024 इसी साल इसी केस में गिरफ्तारी हुई थी मियां क़यूम की और उसके बाद तहकीकाती एजेंसी जो ऑलरेडी काम कर रही थी, पहले मकामी सतह पर पुलिस की जानिब से सिट का कायम किया गया था और सिट ने अपनी रिपोर्ट बाद में जाकर और बाद में ये केस हैंडओवर किया गया एसआईए को, जो स्टेट लेवल पर पुलिस का एक विंग काम करता था। उसने बाज़ाब्ता तौर पर न सिर्फ बाबर कादरी कत्ल केस में मियां क़यूम को गिरफ्तार किया बल्कि साथ साथ 6 दीगर लोगों का नाम भी इसमें सामने आया था और इस सिलसिले में भी जून की मई की 6 तारीख को श्रीनगर में एनआईए का जो स्पेशल कोर्ट है वहाँ पर इससे पहले उन्होंने जब इन सभी के नाम दिए थे चार्जशीट में तो 6 लोग वो थे और मियां क़यूम का नाम भी साथ में। तो एसआईए तहकीकात के दौरान इस नतीजे पर भी पहुंची है कि मुख्तलिफ दफात के तहत केस दर्ज कर तहकीकात चल रहा था। बाबर कादरी कत्ल केस में जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट गई है ये तकरीबन 340 पन्नों की है और मियां क़यूम इसमें सर-ए-फ़हरिस्त है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अपना सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत के सामने रात देर गए दाखिल कर दिया है। 340 सफ़ात पर मुश्तमिल ये चार्जशीट है और इस चार्जशीट के अंदर बाबर कादरी
जो वकील पेशे से थे, उसके कत्ल केस के आसपास की तमाम बातें जो है वो सामने रखी है। याद रखिएगा, जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के वकील मियां अब्दुल क़य्यूम को श्रीनगर से पहले गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद उन्हें डिस्ट्रिक्ट जेल अम्फला लाया गया था और बाज़ाब्ता तौर पर इस केस की समाअत जम्मू मुंतकिल कर दी गई थी, सिर्फ इसलिए ताकि ट्रांसपेरेंट मैनर में ये तमाम मामला चले, क्योंकि मियां अब्दुल क़य्यूम एक बाअसर वकील हैं और उन पर यह इल्ज़ाम है कि बाबर कादरी कत्ल केस को लेकर TRF की मदद उन्होंने ली, यानी उस ग्रुप की मदद ली जो पाकिस्तान के अंदर बैठा था और उनको बाबर कादरी को कत्ल करने के लिए उकसाया, जिसके बाद बाबर कादरी का कत्ल हुआ है। इब्तिदाई चार्जशीट के अंदर इस तरीके की बातें जो है वो लिखी गई है। याद रखिएगा, FIR जो लगाया गया था, जिसके बाद बाज़ाब्ता तौर पर SIT बनाई गई थी और उस SIT ने तमाम एविडेंसेस जो टेक्निकल एविडेंसेस थे, डॉक्यूमेंटल एविडेंसेस थे और दीगर मामला थे, उसको जमा करने के बाद ही गिरफ्तारियां अमल में लाई और उस गिरफ्तारी के बाद कल 340 सफ़हात पर मुश्तमिल अपनी प्राइमरी चार्जशीट अदालत के सामने रख दी, जिसमें सबसे अहम मुलजिम मियां अब्दुल क़य्यूम है और उसके साथ साथ वो तमाम लोग जो उस केस के अंदर मुलविस थे। हवल श्रीनगर के अंदर बाबर कादरी की रिहाइश थी, जब नामालूम मुसल्लह अफराद उसके घर आए और घर में घुसकर उन्हें गोली मारी, जिसके बाद मकामी तौर पर पुलिस मुतहरिक हुई, उन्होंने CCTV कैमरास निकाले और फाइनली अब ये मामला चला गया है जी अदालत के अंदर और अदालत के अंदर स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने 340 सफ़हात पर मुश्तमिल चार्जशीट जो है वो दाखिल कर दी है। SIT की सरबराही SP हजरत बल कर रहे थे उस वक्त से और लगातार उनकी ही सरबराही में पूरा मामला जो है वो अदालत तक पहुंच चुका है। अब चलते हैं जी आगे, अब जरा मेहमान के पास चलते हैं और उस मौजू पर गुफ्तगू का आगाज करेंगे जो मौजू पिछले कई दिनों से है। एक तो ये ऑनलाइन गेम्स वाला मामला है, इसमें एक और पहलू सामने आया कि जनाब इस पर भी एक बारी रकम जो है वो लगाई जाती है गेम्स के नाम पर। दूसरा, जुआ, बाज़ाब्ता तौर पर जो ऑनलाइन गैम्बलिंग है ये अलग से चलती है। एक तरफ से गेम्स खेली जाती है, गेम्स के नाम पर भी पैसा निकलता है हमारी जेबों से और हमें पता तक नहीं लगता। दूसरी तरफ से ऑनलाइन गैम्बलिंग है और इसकी वजह से वादी कश्मीर और जम्मू कश्मीर की सूरत हाल इंतहाई अबतर हो रही है। इस पर जरा गुफ्तगू करेंगे। डॉक्टर प्रोफेसर निसार अहमद वानी साहब हमारे साथ हैं, माहिर नफ्सियात है, ये इस पूरे मामले की केस हिस्ट्रीज को बहुत सारी को पढ़ चुके हैं, इनके पास चलते हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए हमारे साथ। बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर ये है, जब हम बात करते हैं, हमने वकला से बात की, कानून को समझने की कोशिश की, हमने कुछ सिविल सोसाइटी के मेंबरों से बात की, वहां पर इस मामले को समझने की कोशिश की, लेकिन जब हम माहिर नफ्सियात की बात को समझने की आज कोशिश करेंगे, दो तरह के पहलू हमारे पास है। एक ये कि जदीद दौर हमारे पास है, इंटरनेट का हमारे पास फैसिलिटी है और इस इंटरनेट फैसिलिटी के जरिए से दो चीजें हैं। एक, गेम्स का खेलना जो मोबाइल्स पर है बहुत ज्यादा हो रहा है, नौजवानों के अंदर एक बड़ा ट्रेंड बन रहा है, चौराहों पर चौकों पर हम देख रहे हैं कि टोलियों में लोग बैठते हुए गेम खेल रहे रहते। दूसरी तरफ से गैम्बलिंग, जुआ खेलना, जो एक जमाने में एक मायूब काम माना जाता, अब उसे बड़ा प्राउडली घर में बैठे सबके सामने या चोरी छुपे खेला जाता और किसी को भनक भी नहीं लगती और हजारों लाखों रुपया इस पर जा रहा है। ये जो नफ्सियाती तौर पर हम इस मर्ज में मुब्तला हो रहे हैं, कितना खतरनाक ये है और वादी कश्मीर की सूरत हाल और जम्मू प्रोविंस की सूरत हाल को आप कैसे देख पा रहे हैं? जनाब गवर साहब और आसिफ साहब, सबसे पहले मैं आप और आपकी सारी टीम जो गुलिस्तान में काम कर रही है इस वक्त, और खासकर इस मौजू से जो आपकी तरफ से कार्रवाई और इम्पोर्टेंट रोल अदा किया जा रहा है, ये काबिल तारीफ भी है और हम ये कह सकते हैं कि ये काम काफी कठिन भी है, लेकिन जो आप कर रहे हैं वो मुबारकबादी का हामिल है। मेरा नाम अली मोहम्मद ऋषि है। मैं IT और इस गैम्बलिंग के हवाले से चंद अहम बातें आपके लिए पेश करना चाहता हूं जी। जबकि ये गैम्बलिंग, ऑनलाइन गैम्बलिंग स्टार्ट हमारे घरों से होती है। हमारी बुनियाद इसलिए इसकी पक्की बनती जा रही है क्योंकि ये जो मोबाइल
का दौर चल रहा है, वबाई बीमारी में बेशक हम सोशल डिस्टेंसिंग पे आ गए थे, लेकिन ये वो बीमारी है जिससे इंटरनेट बहुत क्लोज और नजदीक आता जा रहा है हमारी सोसाइटी, समाज में। और समाजी जितने भी हमारे जवान युवा हैं वो इससे क्लोज चले जा रहे हैं जी, आते जा रहे हैं और इस बीमारी के शिकार होते चले जा रहे हैं। जबकि ऑनलाइन गैम्बलिंग इस वक्त एडों के जरिए से भी आती है, कोई कदगन नहीं है, कोई रोक नहीं है। हम अपने बच्चों को ये मोबाइल, इंटरनेट इस तरह मुहैया कराते जा रहे हैं कि इसके नताइज की तरफ कभी हम ध्यान नहीं दे पा रहे। हाँ, अगर इस पर ध्यान दिया जाए और इसके पीछे हम ये ख्याल रखें कि हमारा बच्चा जिसके हाथ में स्मार्टफोन है, इंटरनेट मुहैया है, वो कर क्या रहा है, उसके लिए ध्यान नहीं जा रहा है। बेशक इसके लिए कुछ चीजें हमें जहन में रखनी चाहिए कि स्कूलों में, इदारों में, मदरसों में, दरसगाहों में, दूसरी जितनी भी जगह हैं जहां पर भी युवा, बेटी, बेटे, लड़के, जितने भी लोग शामिल हो सकते हैं, उनके लिए एक प्रोग्राम बनाया जाए या प्रोग्राम इस तरह तफसील किया जाए, तरतीब दिया जाए कि उसमें उनकी तरबियत कुछ इस तरह की जाए कि वो इस खतरनाक गैम्बलिंग या खतरनाक चीज में मशगूल न होकर अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में गामजन हो जाएं। तो डॉक्टर साहब बड़ा इम्पोर्टेंट जी, डॉक्टर साहब बड़ा इम्पोर्टेंट ये है कि हमने नज़र तो रखनी है, लेकिन सरकारी तौर पर जब हम देखते हैं तो दो हिस्सों में इस चीज़ को देखा गया है, चांस और गेम के तौर पर। जब हम माशरती तौर पर देख रहे हैं तो लोग चिड़ियाँ बेचने तक मजबूर हो रहे हैं, इस तरीके की सूरत हाल उभर कर सामने आई है। तो अगर हमने नौजवानों को इससे हटाना है, इससे दूर करना है, तो इब्तिदाई कदम कौन सा होगा ऐसा जो आप सजेस्ट करेंगे कि यहाँ से अगर हम ये शुरुआत करें तो हो सकता है, या हम अब इतने आगे बढ़ चुके हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कि हमें ये फ़र्क ही महसूस नहीं हो रहा कि मैं जिस राह पर चल रहा हूँ ये इंतहाई गलत है और इसके नताइज न मेरे लिए अच्छे हैं न मेरे मुआशरे के लिए अच्छे हैं? इसमें बहुत सारी चीज़ें जो हम जिसकी हम बात करेंगे। देखिए, नंबर 1 कानून है जो हुकूमत की तरफ से इन प्लेस है। नंबर 1 एक्ट कुमारबाजी पहले आया था, उसमें एक्ट एक्ट कुमारबाजी 13 गैम्बलिंग एक्ट बनाया हुआ था। उसमें सजा 1 महीने की बनाई गई थी, रखी गई थी, जबकि 50 रुपया जुर्माना था। वो कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसपे लोग इससे परहेज कर सके। नंबर 1। नंबर 2, अगर आप अमेरिका की बात ले लें, अमेरिका में कुछ मतलब बहुत सारी स्टेटों में, अमेरिकन स्टेटों में इसको लीगलाइज किया गया और बहुत सारी फॉरेन कंट्री में इसको लीगलाइज भी किया गया जी। वो भी इसका एक असर उसका भी है। नंबर 2 बात, इस पर गवर्नमेंट और हुकूमत को इन चीजों पर सोचना पड़ेगा कि इसका कानून जो है उस पर इन चीजों पर उसके जरिए ब्लैंकेट बैन आनी चाहिए, ब्लैंकेट बैन, जिससे इस चीज से हम परहेज कर सके। और ऊपर से इन साइटों को ब्लॉक किया जाए जी। और इन जैसी साइटों को अलाउ नहीं, परमिशन की जो गुंजाइश है वो भी नहीं रखी जाए। बेशक जो ये बीमारी लगी है समाज में, युवाओं में, वो इस तरह लगी है जबकि ऐड आते चले गए, वेबसाइट से ऐड आते चले जाते हैं, तो उन ऐडों को देखकर आकर्षित हो जाता है एक आदमी, जिस वजह से वो गैम्बलिंग में हाथ डालता है। हाथ डालने के साथ साथ जब पैसा खत्म हो जाता है, वो उससे क्या होता है, उसे डोमेस्टिक वायलेंस हो जाती है, उससे घर में वायलेंस हो, माँ बाप की नाफरमानदारी जो है वो मतलब बरोया अमल आ जाती है। इसलिए ये बेहतर है कि इन जैसी बीमारियों को यहाँ हमारी जैसी सोसाइटियों में जो अभी डेवलप्ड उस हद तक नहीं हुई है जिस हद तक हम सोच रहे हैं। देखिए, अमेरिकन सोसाइटी और हिंदुस्तान सोसाइटी ये टोटली डिफरेंट है। हमारा एक ट्रेडिशन है, हमारा एक अपना क्या कहते हैं मुद्दा है, अपनी चीजें हैं,
अपना कस्टम है, अपने कस्टमर्स हैं। अमेरिकन सोसाइटी से हम टोटली डिफरेंट है। बेशक ब्रिटिश इंडिया में 1843 में और 1853 में एक कानून बना था, ये गैम्बलिंग एक्ट, वो बहरहाल किसी स्टेट ने उस वक्त लागू किया था और अभी भी चल रहा है। मगर उसके बाद आजाद हिंदुस्तान में और एक एक्ट बने, बेशक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट बना, आईटी एक्ट बने, मोहरी वजूद में आए, लेकिन उनसे भी अभी तक जब हम देखते हैं कोई एक्सप्लिसिटली कोई क्लियर हाल में कोई भी कानून ऐसा नहीं बना जिस पर इस जैसी बीमारी को जो समाज में लगी है इस वक्त ब्लैंकेट बैन आ जाए। नो, वी हैव नॉट सीन सो फार। हाँ गवर्नर साहब, यानी कुल मिलाकर ये है कि जनाब अब हुकूमती इदारों को मुतहरिक होना है, इस पर पाबंदी लगानी है, तब जाकर हम इससे निजात पा सकते हैं। अदरवाइज सोसाइटियां डिवाइड हो रही हैं और परेशानियां हमारी बढ़ेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त निकाल कर बात रखने के लिए। बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा ये हमारे लिए इसलिए, हम सब के लिए इसलिए क्योंकि हज़ारों लाखों रुपया इस पर जा रहा है, ड्रेन आउट हो रहा है और स्टेट का अपना एक मौक़िफ़ ज़रूर हो सकता है इसमें जनाब, ये लीगल है नहीं है। एक बड़ी बहस इस वक्त छिड़ी हुई है सोशल मीडिया पर भी और सोशल मीडिया के बाहर भी, लेकिन उम्मीद यही लगाएं कि हम अपनी सोसाइटी को उसी तरीके पर रखें, उन्हीं बेसिस पर रखें जो असलाफ हमें दे चुके हैं। उससे अगर हम डिवेट होते हैं तो तबाही बिल्कुल हमारा मुकद्दर बन जाएगी, ये आप जानकर रख लीजिएगा। जी आसिफ, चलिए बात जरा स्कूलों की भी करते हैं। बात तरबियत की हुई है, कायदे की हुई है, टेक्नोलॉजी की हो रही है, तो स्कूलों के अंदर हम टेक्नोलॉजी की हैसियत से कितना मजबूत इस वक्त हैं ये जानना बहुत ज़रूरी है। हम नहीं बल्कि भारत सरकार के आदादोशुमार या रिपोर्ट से आपके सामने रख देते हैं। 2024-25 आते आते भी सिचुएशन क्या रही जम्मू कश्मीर में इस वक्त, क्या सरकारी स्कूलों के अंदर कंप्यूटर की सहूलियात मौजूद हैं या नहीं, इस सवाल का जवाब तलाशना चाहा तो पता चला कि 65% स्कूल जम्मू कश्मीर के अंदर कंप्यूटर सहूलियात से आज भी महरूम है। 78% स्कूलों में इंटरनेट बिल्कुल भी नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है और तमाम तरह की हिदायत के बावजूद भी इस साल 2024 में, पिछले साल 30% स्कूलों में इंटरनेट था, कंप्यूटर्स थे और 2024 में पहले 11 महीनों में ये पेशरफ्त हुई है कि महज 5% कंप्यूटर स्कूलों के अंदर इंस्टॉल किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आदादोशुमार के मुताबिक 35% तक पहुंचने का मतलब इस साल सिर्फ 5% प्रोग्रेस हुई है। और जब स्कूलों के अंदर स्मार्ट क्लासेस, क्लासरूम्स या टेक्नोलॉजिकल एविडेंसेस की बात हो रही है तो फिर आप आदादोशुमार से ये पता चलता है कि कश्मीर में 7,707 स्कूलों में इस साल सितंबर के एंड तक तकरीबन 3,031 स्कूलों के कंप्यूटर्स वहां पर लगे थे। जम्मू में 11,498 स्कूलों में 3,031 स्कूलों में कंप्यूटर्स की सहूलियात दस्तयाब हैं और जब आप स्टैटिस्टिक्स डिपार्टमेंट की अथॉरिटीज की आदादोशुमार देखते हैं, 19,205 स्कूलों में 6,865 स्कूल कंप्यूटर की सहूलियात से लैस हैं। शोपियां वाहिद जिला है जहां पर इस वक्त सबसे ज्यादा तकरीबन तमाम 381 स्कूलों में कंप्यूटर की सहूलियात दस्तयाब हैं, जबकि श्रीनगर जिले के अंदर 386 स्कूलों में से 272 स्कूलों में कंप्यूटर की फैसिलिटीज इस वक्त अवेलेबल हैं। बडगाम में 522, कुलगाम में इस वक्त 220 और बांडीपुरा में इस वक्त 220 स्कूलों को कंप्यूटर से लैस किया गया है। सितंबर के आखिर तक गांधरबल जिले में 187, कुपवाड़ा में 469, पुलवामा में 205, बारामूला में 318 और अनंतनाग में 219 स्कूलों में कंप्यूटर सहूलियात मुहैया करवाई गई थी और बाकी स्कूलों का क्या होगा ये कोई पता नहीं। इस साल सिर्फ 5% रिपोर्ट सामने आई। आदादोशुमार से पता चलता है कि जम्मू प्रोविंस के अंदर 1339 स्कूलों में कंप्यूटर की सहूलियात स्टूडेंट्स के लिए रखी गई हैं। डोडा में जहां पर परसेंटेज तकरीबन 52% बनती है, 598, सांबा के अंदर 170 स्कूल, रियासी के अंदर 284, राजौरी के अंदर 402, पुंछ के अंदर 300 जो कंप्यूटर्स अलग अलग स्कूलों के अंदर नस्ब किए गए, ये वो तादाद है। और डीजीजीआई रिपोर्ट में आदादोशुमार से ये भी मालूम हुआ कि जम्मू जिले में सबसे कम 16.85 स्कूलों को कंप्यूटर नेटवर्किंग तक रसाई दस्तयाब है, जबकि कठुआ में 219, किश्तवाड़ में 135, उधमपुर के अंदर 294, रामबन में 175 स्कूलों में कंप्यूटर इस वक्त मौजूद हैं। और इस बात का भी पता चला है कि जम्मू कश्मीर में सिर्फ 15% असातिज़ा सरकार के ज़ेर इंतज़ाम स्कूलों में कंप्यूटर की जो तदरीसी आवाज़ है इसके तौर पर इस्तेमाल करते हैं या जिनको तरबियत है, ओनली 15।
जबकि सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक 26,180 ऐसे कंप्यूटर टीचर्स हैं जो पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर जिनको तरबियत दी गई है, और मजमूई तादाद तदरीसी अमले की 1,67,000 बनती है, लेकिन 26,000 से ज्यादा ऐसे टीचर्स हैं जिनको ट्रेन टीचर्स आप कंप्यूटर्स का कह सकते हैं। 22% स्कूलों में इस वक्त इंटरनेट की सहूलत मौजूद है, और वजारत तालीम ने तमाम स्टेट्स और यूटीज को यह मशवरा दिया है कि वो BSNL के साथ मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत करें, MOU साइन करें। तमाम सरकारी स्कूलों जो कंप्यूटर से लैस हैं, जिनको फाल इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है, वहां पर फराहम करें। और स्कूलों को हिदायत दी गई थी कि वो तालीमी इदारों में दस्तयाब वसाइल से चार्जेस, जो इंटरनेट चार्जेस हैं, वो अदा करेंगे। जो आपके पास रिसोर्सेज हैं उससे इकट्ठा होने वाला पैसा या जो धन है वो आप इस्तेमाल करेंगे अगर आपको इंटरनेट सहूलत कहीं पर लगानी है या फिर कहीं पर स्कूलों के अंदर कंप्यूटर लगाने की जरूरत है। वही शायद असल में दिक्कत है कि फंड सरकार की तरफ से नहीं मिले, लेकिन यह कहा गया कि आपके पास अपने वसाइल हैं, उनका इस्तेमाल करें। यह हालत इस वक्त है। 65% स्कूल अभी भी जहां पर कंप्यूटर फैसिलिटीज जम्मू कश्मीर में नहीं है। 78% के आसपास ऐसे स्कूल्स जहां पर आज के वक्त में इंटरनेट कनेक्शन ही अवेलेबल नहीं है। चलिए जनाब, 9:50 का वक्त हुआ चाहता है। थोड़ी देर में हमारी फोन लाइंस खुलेंगी, आप कॉल करना शुरू करेंगे। आपकी फोन कॉल्स को हम शामिल प्रोग्राम करेंगे ताकि आपकी आवाज को हुकूमती इदारों तक पहुंचाया जा सके। लेकिन वेदर अपडेट भी आपके साथ साथ हम शेयर करेंगे ताकि दोनों चीजें आपको पता लगे कि रात किस तरीके से गुजरी है, रात का दर्जा हरारत किस तरीके का रहा है। वेदर अपडेट के साथ ही आपकी फोन कॉल्स को भी शामिल प्रोग्राम करेंगे, और चलते चलते फिर आपको बताएंगे कि ड्रग्स किस तरीके से फैलाव में है। लेकिन फिलहाल वेदर अपडेट, एक और सरतरीन रात वादी कश्मीर के अंदर गुजर चुकी है, और वादी का दर्जा हरारत रात का -6.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। आज अबर आलूद मौसम दिखेगा आपको, लेकिन रात का दर्जा हरारत -6, जो हमने सुबह सुबह ही आपको बताया था कि सूरत हाल किस तरीके की है। काजीगुंड चलेंगे तो वहां पर -7.6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कुपवाड़ा के अंदर भी -6.5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। पहलगाम के अंदर -8.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और गुलमर्ग जो है वो -6.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। इस तरीके से पहलगाम फिलहाल सबसे ऊपर आपको सोनमर्ग आपको दिखेगा। फिर आपको सोनमर्ग चलते हैं तो -9.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। कोकरनाग इलाके के अंदर -5.8, पुलवामा के अंदर -9.5, बडगाम के अंदर -7.6 रात का दर्जा हरारत, और शुपिया सबसे सरतरीन इलाका है जहां पर -10.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। अब जम्मू की सूरत हाल क्या कुछ है, तो जम्मू के अंदर आपको दर्जा हरारत 6.9 डिग्री, आज पूरे दिन धूप दिखेगी। बानिहाल भी सरतरीन इलाका -3.8 डिग्री, आज बादल होंगे। भद्रवाह के अंदर रात -1 में गुजर चुकी है, यानी -1.0 डिग्री, 6 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। तो यहाँ पर भी सूरत हाल इसी तरीके की है। लेकिन कटरा और किश्तवाड़ के अंदर सूरत हाल थोड़ी सी आज दिन में बेहतर दिखेगी। रात का दर्जा हरारत कटरा के अंदर 6.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, और किश्तवाड़ के अंदर 1.0 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। लेकिन आज पूरे दिन धूप यहां पर आपको नजर आएगी। सांबा चलते हैं तो धूप आज दिन में होगी। रात का दर्जा 2.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। पुलवामा के अंदर, पुंछ के अंदर 1.2 डिग्री, यहां पर थोड़ी सी बेहतरी रात के दर्जा हरारत में आज धूप दिखेगी। लेकिन लद्दाख आते आते सूरत हाल इंटायरली डिफरेंट है। करगिल के अंदर -13.8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है रात का दर्जा हरारत। लेह के अंदर 11.8 मनफी में है, -11.8। लेकिन द्रास से थोड़ा सा बेहतरी दिखेगी, जहां पर 15-16 के आसपास दिख रहे थे, वहीं द्रास के अंदर -10 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और आज इन तीनों स्टेशन करगिल, लेह और द्रास के अंदर मतला बरालूद रहेगा। बूंदाबांदी का भी इम्कान कुछ मकामात पर लगाया गया। तो ये सूरत हाल है जी एंटायर जम्मू कश्मीर की और लद्दाख की, जहां पर यकबस्ता हवाएं चल रही हैं, और ठंडी हवाओं के बीच एक और रात जो है वो ठंडी निकली है, जिसकी वजह से सुबह सुबह पीने के पानी की शदीद किल्लत शहर के अंदर है। नल जमे हुए हैं, झील के किनारे मुंजमिद हुए हैं, और सुबह धुंध की वजह से विजिबिलिटी में भी काफी ज्यादा फर्क जो है वो पड़ रहा है। चलिए कॉलर्स की तरफ चलेंगे। चारों नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, आखिरी 3 से 4 मिनट है, फटाफट से कॉल करिएगा और कम वक्त लेकर अपनी बात रखें। फर्स्ट कॉलर, हेलो। हेलो जी, कौन साहब, कहाँ से? हाँ जी सर, हम जम्मू से बोल रहे हैं। सर मैंने आपसे 2 बातें करनी है। आप मुझे बताओ, ड्रग्स के अकॉर्डिंग आपने प्रोग्राम चलाया, मैरिज के अकॉर्डिंग आपने प्रोग्राम चलाया, ठीक है। अब आप फोन के अकॉर्डिंग चला रहे हो, तो सर मुझे बताओ, जब आप यहाँ पे स्टेडियम में जब उनको बुलाते हो तो सर वो मसला हल क्यों नहीं करते?
मतलब इसका कोई कुछ इशू क्यों नहीं निकालते? ये गौर साहब तो बहुत चलाते हैं, इतना चलाते हैं टीवी पे, बेचारों को इनका कोई मानता ही नहीं है। जहाँ तक हल का सवाल है, थोड़ी बहुत मैं बड़े ये बता दूं आपको, ड्रग्स वाले मामले में थोड़ी बहुत पेशरफ्त ये हुई, जब से हमने शुरू किया कैंपेन तब तक प्रॉपर्टियां सीज नहीं होती, प्रॉपर्टियां सीज हो रही है। हीरोइन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा था, वो ऑफिशियल कन्फर्मेशन हमारे पास इतनी है कि उसमें थोड़ी बहुत कमी हुई है, लेकिन अभी भी एक लंबी लड़ाई है क्योंकि बहुत सारे प्लेयर्स इसमें है। और जहाँ तक लेट मैरिज वाला सवाल है, उसमें हम सब जिम्मेदार हैं, उसमें स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब ये सेशन आप देखेंगे तो 2-3 चीज़ें आप कानून में ज़रूर अब की बार देखेंगे जो स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एंडोर्स की जाएंगी। हमने अपनी तरफ से कोशिश की है, लेट अस होप सो कि उमर अब्दुल्ला वाली गवर्नमेंट भी इसको सीरियसली टेकअप करे, ड्रग्स वाले मामले पर, मैरिज वाले मामले पर, और ये जो गैम्बलिंग वाला मामला है इस पर भी हमने बड़ी कोशिश की है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि नया सेशन जो जनवरी के आसपास शुरू होना है उसमें कहीं ना कहीं आपको जरूर ये चीजें दिखेंगी, इसकी इफेक्ट और इंप्लीमेंटेशन स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से दिखेगी, मुझे ये उम्मीद है। हम बार बार ये कहते भी रहे हैं कि आप यहां पर जरूर बात रखिएगा, खुलकर बात रखें। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां इदारों से आप सवाल खुलकर पूछ सकते हैं, लेकिन फाइनल कॉल जो है वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ने लेनी है और वो हुकूमत है, हुकूमत ने सोचना है और कुछ फैसलों का हमने असर भी देखा। हम फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते, बात रख सकते हैं। नेक्स्ट कॉलर। हेलो गौर साहब, जावेद बोल रहा हूँ सोपोर से। जी जावेद साहब, मेरी आज खाली रिक्वेस्ट होगी रिगार्डिंग रेलवे। गौर साहब, आपने देखा होगा कल भी हमने प्रोग्राम किया था, सोपोर का रेलवे स्टेशन इतना गंदा है कि कहने की बात ही नहीं। अब हमारे देश के प्रधानमंत्री जो नए साल का गिफ्ट हमें दे रहे हैं रेल के हवाले से, जी हमारी रिक्वेस्ट होगी, देखो साउथ भी उसने कवर किया, सेंटर भी उसने कवर किया, हम उसके खिलाफ नहीं है, लेकिन हम चाहते हैं नॉर्थ कश्मीर तक ये ट्रेन आनी चाहिए। हकीकतन अगर हमें हमारा जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है, हम हर हमेशा बोलते हैं मोदी है तो मुमकिन है, अगर ये हकीकतन मुमकिन है नॉर्थ कश्मीर तक ये ट्रेन पहुंचनी चाहिए। हम देखेंगे क्योंकि हमें नॉर्थ कश्मीर के साथ आज तक शबी खूनी हुआ है डेवलपमेंट के हवाले से। हम चाहते हैं कि मौजूदा हुकूमत अगर हमें कुछ गिफ्ट देगी नए साल का, वो ट्रेन के हवाले देनी चाहिए। चलिए, बहुत शुक्रिया, आपने बात रखी है। मुझे उम्मीद है कि ट्रैक बिछा हुआ है, श्रीनगर स्टेशन से इसको आगे भी लिया जाए, लेकिन अभी कोई हतमी बात नहीं है कि ये सिर्फ श्रीनगर स्टेशन तक जाएगी या बडगाम स्टेशन तक जाएगी। शायद जो एंड वाला पार्ट है वहां तक भी ये जाए, क्योंकि वहां पर प्लेटफॉर्म और सारी चीजें ऑलरेडी बनी हुई है। लेट अस होप सो, आपने बात रखी है, क्लियरिफिकेशन हम भी कोशिश करेंगे मरकजी रेलवे या नॉर्दर्न रेलवे से इस बारे में लेने के लिए। बहुत शुक्रिया जी कॉल करने के लिए। कॉलर, हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? नेक्स्ट कॉलर, लाइन ड्रॉप हुई है। हेलो, चलिए जनाब, कॉल ड्रॉप हो गया जी, एक और कॉल दे दीजिएगा। हेलो हेलो जी, नाम बताएं, कहां से? जी जी, आवाज आ रही है, बताएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, आपकी आवाज आ रही है, नाम बताएं अपना। हेलो जी, शफी साहब, धन्यवाद। अल्हम्दुलिल्लाह जी। अल्हम्दुलिल्लाह, धन्यवाद। बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। लास्ट कॉल हम ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ हैं, आवाज बीच में आपकी ब्रेक हो रही है। लास्ट कॉल हमारे साथ। हेलो, वालेकुम अस्सलाम। सर, हम अवंतीपुरा से बोल रहे हैं जी। हमारा मसला है सर, ये बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल में, फर्स्ट से तक फ्री कॉस्ट बुक्स मिल रही थी इनको। अच्छा जी। लेकिन सर सर्दी की छुट्टी शुरू हो गई थी, लेकिन अभी बच्चे के पास बुक्स नहीं है, अगर किसी के पास है तो वो फरी हुई है।
इसलिए हम गुजारिश करते हैं गवर्नमेंट के नोटिस में लाए कि ताकि बच्चों को वक्त पे बुक्स हासिल हो जाए। ये किताबों का मामला शायद इस बार थोड़ा सा और पेचीदा होगा क्योंकि शेड्यूल चेंज किया गया, लेकिन लेट अस होप सो कि बोर्ड ने जो एश्योरेंस दी है कि वो वक्त पर किताबें दें, किताबें मैसर रखी जाए ताकि बच्चे अयाम सर्दी के दौरान घर में जो है वो पढ़ सके। चलिए जनाब लास्ट कॉल दे दीजिएगा। हेलो जी, नाम बताएं, कहाँ से? जम्मू से शैलेंद्र सिंह बोल रहा हूँ सर। जी 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 सिंह साहब, मैंने ना पिछले साल भी एक चीज बताई थी कि जो पहले लेह लद्दाख का टाइमिंग होती थी, टाइम सेलेक्ट करते थे भाई 31 दिसंबर तक लेकर रास्ता खुलेगा नहीं खुलेगा, कोई बताता कुछ नहीं है। कोई गाड़ियां दर बदर होती हैं, कोई रास्ते में फंसी हैं, कोई स्टार्ट नहीं होती। एक को कम से कम कोई तो होना चाहिए ना। ट्रक वाले के पास कोई फोर्स की तरह तो नहीं इंतजाम, उसके पास तो इंतजाम कम होता ना। आपकी बात सही है। पहले ये होता था कि डिविजनल कमिश्नर साहब कश्मीर में बैठकर ये डिसीजन लेते थे कि लद्दाख गाड़ियां कब तक जाएंगी, टाइम आउट दिया जाता था। अब की बार कंफ्यूजन है, कोशिश की जा रही है कि 12 के 12 महीने वो कंटिन्यू रहे, जो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि बहुत सारे मोड्स वहां पर ऐसे हैं जहां पर गाड़ी चलाना मुश्किल है। लेकिन जरूर हम कोशिश करेंगे कि लद्दाख वाले साइड से भी जो जिम्मेदारान है उनसे गुफ्तगू करें और अपने गांधरबल वाले पार्ट पर जो हमारे लोग हैं उनसे भी बात करें ताकि एक डिटेल बात हम कल आपके सामने रख पाए इस पूरे प्रोग्राम के अंदर कि आखिर रास्ते का क्या हाल है। लेकिन फिलहाल जो हमें कहा जा रहा है वो यही है कि ऑल इज वेल है जी, गाड़ियां चल रही है। चलिए जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया जी आप सबका हमारे साथ आज ज्वाइन करने के लिए। कोशिश करेंगे कि कल सुबह 8:35 पर दोबारा आपके सामने हाजिर खिदमत रहे प्रोग्राम सलाम जेके में। कोशिश ये रहती है कि आपको खबर, तजिया, तबसरा तो करें लेकिन आपकी बात को भी सुने और उस बातों को हुकूमत तक भी पहुंचाए, इस उम्मीद के साथ कि इदारे उस आवाज को सुने, मसले को सुने और इसका हल भी निकाले। फिलहाल आज हमारे साथ बस इतना ही। आप बने रहेगा हमारे साथ, छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के उस बार खबरों का एक और बुलेटिन।